वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका होगा 6वें सेमेस्टर का, मतलब कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं, आपने 5वें सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, तो 6वें सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। 6वें सेमेस्टर में जिस तरीके से आप लोगों ने 5वें सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ा इतिहास में, ऐसे ही आपको 6वें सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होंगे। इतिहास आपको बता दूं फिर से एक बार कि 2 इतिहास आपको पढ़ने होते हैं। तो कुछ बच्चे मध्यकालीन इतिहास लेते हैं या केवल इतिहास इसको कहते हैं, कुछ बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास लेते हैं। तो अगर आपने प्राचीन इतिहास लिया हुआ है तो उसका सिलेबस दूसरा है और उसको मैं डिस्कस करूंगा 1-2 दिनों में। लेकिन अगर आपने केवल इतिहास लिया है या आप बहुत पहले जो मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते थे उसको लिया है, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है। तो ये केवल इतिहास का सिलेबस है। प्राचीन इतिहास, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर का जो सिलेबस होगा उसको मैं 1-2 दिनों में डिस्कस करूंगा और अब ये सिलसिला सिलेबस डिस्कशन का लगातार जारी रहेगा। चूंकि अब आपके 5वें सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लगभग विश्वविद्यालयों ने करवा लिए हैं। 1-2 विश्वविद्यालय बचे हैं जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं। उनके लिए मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बहुत सारी वीडियोस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के एवं और तमाम प्रकार के जो मटेरियल हैं, चाहे चैप्टर वाइज वीडियोस की बात करें, चाहे मैं मॉडल पेपर्स की बात करूँ, हल सॉल्व पेपर की बात करूँ, सभी टाइप के जो है मटेरियल उपलब्ध है। तो आप लोग देख सकते हैं उसको। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 6वें सेमेस्टर के सिलेबस डिस्कशन से। इसके बाद में हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद में हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक एक चैप्टर हम लोग समझेंगे, तीव्र गति से समझेंगे। अब की बार एक नए तरीके के हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब की बार मैं पहले से आपको मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो और भी तमाम प्रकार की वीडियोस, अच्छा मॉडल पेपर हमारे दोनों टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव भी मैं दूंगा और लिखित भी दूंगा। मैं जल्द ही आपको 10-12 दिनों में मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा। लगभग 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में हम सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट का। आपको बता दूं, मध्यकालीन इतिहास जब आप लेते हैं या केवल इतिहास आपका सब्जेक्ट होता है तो उसमें आपको बता दूं बीए तृतीय वर्ष या 6वें सेमेस्टर में या 6 सेमेस्टर की मैं अगर बात करूं तो उसमें भी आपको 2 पेपर देने होंगे। अभी और जो दूसरा पेपर है उसका सिलेबस मैं डिस्कस कर दूंगा, सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो भी चैप्टर वीडियोस आएंगे उसके वो सब प्लेलिस्ट में आपके जो है एक श्रृंखला बाधित रूप से मैं सजा दूंगा, ताकि आप चैप्टर 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, ऐसे, या आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके, ठीक है। तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पेपर 1 में आपको पढ़ना है गांधी का युग और जन आंदोलन, यानी कि इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, ठीक है। यानी गांधी, बेसिकली गांधी को ध्यान में रख करके हमको ये सिलेबस पढ़ना है। यानी कि जब से गांधी का पदार्पण होता है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का जब से पदार्पण होता है वहां से लेकर के और स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमको इतिहास समझना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पर सिलेबस रख रखा है। सिलेबस जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 के बाद से, 2022 में आकर के वो लागू हुई, कुल मिलाकर के मतलब कि विश्वविद्यालयों में लागू हुई वो नीति, जो 2020 की नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब उसमें प्रावधान कई प्रकार के किए गए हैं। अब उसी प्रावधान के तहत 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। तो मैं देखूंगा, ठीक है, सिलेबस क्या क्या है। देखिए, तो पहली इकाई है उसमें हमको क्या पढ़ना है। पहली इकाई में हमको गांधी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन। गांधी का प्रवेश की अगर मैं बात करूं, गांधी के प्रवेश की अगर मैं बात करूं तो गांधी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन। गांधी का प्रवेश मतलब, चूंकि गांधी इससे पहले भारतीय राजनीति में नहीं थे, तो थे कहाँ आखिर में। वैसे गांधी जी विदेशों में पढ़े, उसके बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। और जब गांधी जी वहाँ से विदेश से पढ़ करके आए तो उनका जो आंदोलन रहा या उन्होंने जो आंदोलन में भाग लिया, पहले भारत में उन्होंने भाग नहीं लिया। दक्षिण अफ्रीका में चूँकि गोरे और काले प्रजाति के हिसाब से मतलब झगड़ा हो रहा था, वहाँ पर मतलब द्वंद्व था, एक प्रकार से गोरी चमड़ी और काली चमड़ी के बीच द्वंद्व था। उस द्वंद्व को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जो है
जो कि काले लोगों से घृणा करते थे, जो गोरी चमड़ी के लोग हुआ करते थे। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने आंदोलन वहाँ पर चलाया और गांधी जी वहाँ अपने आंदोलन में सफल रहे और वहाँ गोरे और काले का जो विभेद है उसको ख़त्म किया महात्मा गांधी ने। उसके बाद में फिर आते हैं अपने यहाँ पर मतलब भारत में। और जब गांधी जी का प्रवेश कैसे होता है इसको मैं समझूंगा, चंपारण से लेकर के असहयोग आंदोलन तक पूरा समझाऊंगा। इकाई नंबर 1 में कैसे गांधी जी आते हैं, गांधी जी की जो आदर्शवादी नीतियाँ थीं या गांधी जी ने जो काम किए हैं वो किन चीज़ को आधार बना करके किया गांधी जी वैसे बेसिकली वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे। ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराजान्य कर्ता उर्तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जायतः। वो वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे, वो गीता को पढ़ा करते थे। गीता से उनके जो कर्मवाद के सिद्धांत की बात करें गीता के या अन्य चीज़ों की बात करें तो गांधी जी गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। श्रीमद् भगवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे गांधी जी के जो इन सारी चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनके राजनीतिक करियर पर, राजनीतिक उनके जीवन पर। तो गांधी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन को हम समझेंगे। असहयोग आंदोलन बेसिकली अगर बात की जाए तो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कि अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। ब्रिटिश की अगर बात की जाए तो ब्रिटिशर्स लोग भारत पर शासन कर रहे थे। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो ही चुकी थी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी बीच आप देखते हैं 1885 के बाद से एक युग शुरू होता है नरम दल की विचारधारा, जो कि एक संस्था के माध्यम से जो है बातें रखने लगे। अब भारतीय लोग एक अपनी संस्था बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। अब उस संस्था के माध्यम से भारतीय लोग अपनी बातों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने लगे। जब आप किसी संस्था के माध्यम से अपनी बातों को कहेंगे तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे, जानेंगे, क्योंकि संस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे अगर मैं आपको चौराहे पर खड़ा होकर के मैं पढ़ाना शुरू कर दूं कोई भी चीज़ तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन वही मैं किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के पढ़ाऊंगा तो जो बच्चे बैठे रहेंगे सामने वो पढ़ेंगे। जैसे मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट संस्था से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक संस्था की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी तक पहुंचाने के लिए। जब आप किसी संस्था के माध्यम से किसी से मिलना चाहते तो आपका अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है मिलने के लिए, चाहे कोई कितने बड़े आदमी क्यों ना हो। तो संस्था जो होती है उसको बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम कर रही थी, नरमवादी नीतियाँ थीं, तो वो सब चीज़ें तो हम इतिहास में पढ़ ही चुके हैं इससे पहले। लेकिन उसके बाद में ये सब छोड़ दिए। उसके बाद में आइए 1920 में डायरेक्ट, क्योंकि गांधी जी का पदार्पण वहीं से बेसिकली शुरू होता है 1919 और 1920 के आसपास। तो 1 अगस्त 1920 से और मतलब एक अनौपचारिक रूप से शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ। अब 1914 में झांसा दे करके 1914, 15, 16, 17 तक जो है भारतीय सैनिक जो थे यहाँ से सैनिक इंग्लैंड जाते थे, इंग्लैंड की तरफ से द्वितीय विश्व मतलब प्रथम विश्व युद्ध में लड़ते थे, दूसरे देशों के लोगों को मारते थे। तो इंग्लैंड की सहायता करने से भारतीय संस्था इन लोगों ने मना कर दिया, पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मना कर दिया कि अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसी को लेकर के असहयोग आंदोलन चलाया गया और तमाम प्रकार के चीज़ों को आधार बना करके ये आंदोलन चलाया गया और ये आंदोलन काफ़ी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि इस आंदोलन से एक नया चेहरा भारतीय राजनीति में पदार्पण कर चुका था और उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ना केवल एक चेहरा थे, गांधी बहुत भव्य चेहरा और बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति अपने जमाने के थे। गांधी के पीछे आपको बता दूं वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब वो देखते हैं कि भाई लोगों के पहनने के पास लोगों के वस्त्र नहीं है तो अपना एक वस्त्र जो है कहते हैं मैं आजीवन जो है एक वस्त्र नहीं पहनूंगा। एक धोती को पहनते हैं, उसी धोती को पहले नीचे उसको पहनते हैं और उसके बाद में उपवस्त्र के रूप में उसी धोती को ओढ़ लेते हैं, एक डंडा लेकर के चलता वो वृद्ध व्यक्ति आप देखिए पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक हो गया, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ गलतियों को छोड़ दें, बाकी मोहनदास करमचंद गांधी का व्यक्तित्व जो था बहुत ही प्रखर था। राजनीतिक जो जानकारी थी वो भी प्रखर थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे राजनीतिक मामलों में गांधी जी उतने ज़्यादा तटस्थ नहीं हो पाते। और गांधी जी की अगर बात की जाए कभी कभी उनके वैचारिक द्वंद्व उनके खुद के ही विचारों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी
गांधी जैसा कोई व्यक्तित्व मेरे हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस समय नहीं था। गांधी जी गांधी जी के पीछे मुस्लिम जो आबादी थी वो भी थी, हरिजन आबादी जो थी वो भी थी, और जो सवर्ण आबादी थी वो भी थी। चूंकि उस समय भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा लोक प्रचलित अगर कोई व्यक्ति था हरिजनों के मामले में तो महात्मा गांधी थे। पूना पैक्ट आप याद करें, समझेंगे उन चीज़ों को। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन, और औपचारिक रूप से यानी कि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको 5 सितंबर 1920 को मंजूरी दी, और यहां से फिर यह आंदोलन एक औपचारिक रूप से एक फॉर्मल तरीके से ये आरंभ हुआ और आगे बढ़ा। ठीक है, ये हम इकाई नंबर 1 में समझेंगे। इकाई नंबर 2 में हम आते हैं। इकाई नंबर 2 या यूनिट नंबर 2, इसमें हम लोग समझेंगे एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एचआरए। इसके विशेष संदर्भ में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो एचआरए के विशेष संदर्भ में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जो कुछ मूवमेंट हुए, उनको समझना है हमको, और इसका उदय कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा एचएसआरए की अगर बात करें तो इसी का विस्तृत रूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये है। एचएसआरए का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें एक शब्द क्या जुड़ गया भैया, सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया, समाजवादी शब्द जुड़ गया। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका और भगत सिंह का जो मुकदमा चला इसके बारे में समझेंगे। 1926 से लेकर के 1936 तक संचालित रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी लोग जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, ऐसे लोगों ने मिल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी, और इसके माध्यम से अपने तरीके से कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग क्रांतिकारी मूवमेंट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। तो ये थे एक प्रकार से, इसको हमको समझना इकाई नंबर 2 में। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 3 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 3 की अगर बात करें भाइयों, तो इकाई नंबर 3 में हमको गदर पार्टी के विशेष संदर्भ में भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे उसके बारे में समझना है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जो कुछ भारतीय रह रहे थे वो तमाम प्रकार की पार्टी वगैरह बना करके और वहीं से भारत का समर्थन कर रहे थे, भारतीय लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे थे, उनका पुरजोर समर्थन कर रहे थे। तो उसको हमको समझना है गदर पार्टी की विशेष संदर्भ में। गदर पार्टी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई। सोहन सिंह भकना जो थे इसके अध्यक्ष थे या सर्वे सर्वा मान सकते हैं। हालांकि और लोगों ने इसमें मदद करी थी जैसे कि लाला हरदयाल, इसके अलावा संत बाबा जो है बसाखा सिंह दहेदर, इसके अलावा बाबा ज्वाला सिंह, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों ने मिल करके जो है इसकी स्थापना करी गदर पार्टी की, जिसमें सोहन सिंह भकना का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे गदर पार्टी की। जब इसकी स्थापना हुई 15 जुलाई 1913 को स्थापना होती है। तो इसी के विशेष संदर्भ में हमको भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में समझना है। क्रांतिकारी आंदोलन का कैसे उदय हुआ भारत के बाहरी हिस्सों में, भारत की सीमा के बाहरी देशों में। ठीक है, इसको समझेंगे हम इकाई नंबर 3 में। फिर इकाई नंबर 4 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 4 में साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। साइमन कमीशन की बात की जाए तो ये भारत में आया, मतलब इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, और ये भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आया साइमन कमीशन। ठीक है, इसमें कुछ नियम कायदे थे। इसके बाद में फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमको समझना है। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को आई थी। ठीक है, नेहरू ने सौंपी थी, तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमको पढ़ना है। विनय के साथ अवज्ञा, मतलब विनय के साथ आपकी बातों को नहीं मानेंगे, ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद से 241 मील की यात्रा करी। 78 सदस्य और महात्मा गांधी ने मिलकर के साबरमती आश्रम से जाकर के यहाँ से यात्रा प्रारंभ करी, और यहाँ से शुरू करने के बाद में महात्मा गांधी आगे आगे चलते गए और कारवां पीछे पीछे चलता गया, कारवां बनता गया। आपको बता दूं महात्मा गांधी जब चले थे तो केवल और केवल 78 सदस्य थे और एक महात्मा गांधी स्वयं थे।
ठीक है, यानी कि 79 सदस्य मिल करके यहाँ से चले थे और उनके पीछे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ चल पड़ी थी और जा करके जो है नमक सत्याग्रह जो था इसी को बोलते हैं, वहाँ पर जा करके नमक तोड़े, समुद्र के तट पर जा करके नमक पर कर लगा दिया था मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने उसको तोड़ा। तो ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरा हम समझेंगे, नमक तोड़ करके मतलब नमक कानून को तोड़ करके, और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात महात्मा गांधी और उनके साथियों ने मिलकर के करी। तो ये हम समझेंगे यूनिट नंबर 4 में। इसके बाद में हम आएंगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 यानी कि इकाई 5 में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझेंगे। 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ और 1944 में समाप्त हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए तो 1900 ये प्रारंभ होता है 42 में और 1944 में समाप्त होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है, इसके बारे में समझेंगे। यूनिट 6 में उसके बाद में प्रवेश करेंगे। यूनिट 6 की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ संवैधानिक संकट जो थे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि क्रिप्स मिशन आया भारत में और कैबिनेट मिशन, 2 मिशन आए भारत में। ठीक है, क्रिप्स मिशन की बात की तो 22 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल 1942 तक जो है ये भारत में रहा क्रिप्स मिशन। उसके बाद में कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए तो 24 मार्च 1946 में आया। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों मिशन के बारे में हमको समझना है। फिर इसके बाद में हम यूनिट नंबर 7 में जाएंगे। यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है, इसमें सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की मैं बात करूंगा। इसी में सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया। इनके ऊपर मूवी जो बनी हुई उसको आप एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया मूवी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। बहुत ही विद्वान आदमी तो थे ही, इसके अलावा क्रांतिकारी, और इनके पीछे आपको बता दूं महात्मा गांधी कोई के विचारों को तो मानते थे, लेकिन कभी कभी महात्मा गांधी के विचारों से मतभेद भी इनमें देखने को मिलता है, लेकिन इज्जत बहुत करते थे महात्मा गांधी की। आपको बता दूं महात्मा गांधी जब 1938 या 39 की बात है, ये चुनाव लड़ते हैं मतलब उसकी अध्यक्षी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो पट्टाभी सीतारामैया जो है इनके खिलाफ लड़ते हैं और महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन करते हैं। पट्टाभी सीतारामैया को बहुत कम वोट मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा वोट मिला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है भारी मतों से विजयी हुए कांग्रेस के अध्यक्षी के पद पर। लेकिन महात्मा गांधी ने ये बात कही कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। जब ऐसा इन्होंने सुना नेताजी ने कहा कि अरे क्या बात करते हो महोदय, लीजिए आप ही पद लीजिए, कोई बात नहीं, तुरंत चले जाते हैं अलग। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रखर था। इनकी पर्सनालिटी की अगर बात, पर्सनालिटी का मतलब केवल शरीर से नहीं होता है, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, हिंदी में बोलते, बहुत ही प्रखर था वो थी नेताजी। उनके बारे में, उनकी सेना के बारे में समझेंगे। और यूनिट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे माउंटबेटन योजना जो भारत में आई उसके बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में आई 3 जून 1947 को, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद विभाजन भारत का कैसे हुआ, इसको लेकर के पृष्ठभूमि कब से तैयार की जा रही थी, पूरी राजनीति में खोल करके आपको समझा दूंगा कि विभाजन हुआ कैसे था। मैं 1930 से पहले से चलूंगा, 1930 से पहले गोलमेज सम्मेलन से मैं पूरी बात चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ये पृष्ठभूमि पहले से अगर लोग तैयार कर रहे थे और उसमें कुछ मुस्लिम साथी उनका सहयोग कर रहे थे अपने अपने स्वार्थ के बस में होकर के। चाहे वो मैं हरिजनों को देश को लेकर की बात हो, भीमराव अंबेडकर भी अलग देश की मांग कर रहे थे, उधर जिन्ना वगैरह और इनके जो समर्थक, जिन्ना के जो और आला अफसर थे वो सब भी आप देखेंगे कि मुस्लिम देश की मांग अलग से कर रहे थे। ये तो कहो कि भीमराव अंबेडकर जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, महात्मा गांधी जी की बात को तुरंत समझ जाते, पूना पैक्ट होता है तुरंत समझ जाते हैं और उसके बाद में ये हरिजन वाले जो देश की मांग थी वो खारिज हो जाती है। उसके बाद में फिर जो है ये विभाजन जो हुआ, आज 3-4 देश और होते भारत के जो कटे हुए होते, लेकिन वो तो शुक्र मनाइए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी का जो बच गया। तो विभाजन के बारे में हम समझेंगे कैसे कैसे क्या हो, पूरी पृष्ठभूमि, पूरा इतिहास इसका समझेंगे। इसके बाद में स्वतंत्रता फाइनली हमको जो मिली वो कैसे मिली, उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति को मैं एक अलग वे में समझने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को समझेंगे। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो बस यही पढ़ना है, महात्मा गांधी को आपको केंद्र में रख करके समझना है। इसके अलावा कुछ मास मूवमेंट जो है उसके बारे में, जन आंदोलन जो है उनके बारे में, ठीक है।
तो निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।